Am I audible now? Okay. So let's start the class. मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है. Try to solve that question. Question क्या है? In the figure shown, two long parallel wires, W1 and W2, each carrying current. Each carrying current are placed parallel to each other and parallel to z-axis. The direction of current to W1 is outward and W2 is inward. Find the B at point P and Q. So हमें क्या करना है? There are 2 points. One is P and second point is Q. तो देखो P point हमें दिख रहा है. ये हमारा P point है. ठीक है. एक वायर यहाँ पर है W1 जो इनवर्ड है. इनवर्ड मतलब उसमें करंट अंदर जा रहा है. एक वायर यहाँ पर है W2 जिसमें करंट बाहर जा रहा है. और हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट. ये डिस्टेंस कितने ऐसे बनाया हुआ है? ये वाला डिस्टेंस ये है, ये वाला डिस्टेंस √3 है. बताओ कैसे सॉल्व करोगे? बताओ कैसे होगा? जल्दी जल्दी फाइंड करने का ट्राई करो. और फाइंड दिस. थोड़ा ट्राई करो भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर. इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है? आपको याद है फॉर्मूला? इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π 2I/r, है ना. बट इस केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है क्योंकि हमें एंगल पे निकालना है. तो बताओ कैसे निकलेगा? तो भाई देखो क्या कर सकते हैं. करो सॉल्व करो, ट्राई करो. हाँ भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो मैं आपके सामने डायग्राम देखा. हाँ थीटा 60 लेंगे. सही सही है जी. देखो ये रहा इस तरीके से. करो जल्दी करो. सही है, सही कर रहे हो. करो सॉल्व. डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं. B1 ये है, B2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा? B1 cos 60 प्लस B2 cos 60 है ना. और फिर उसके बाद ये साइन वाला कंपोनेंट B1 sin 60 और इधर आएगा B2 sin 60. अब हमें पता है B1 B2 सेम है तो ये कट जाएगा. ये बचेगा. तो B नेट जो बचेगा वो बचेगा, मैं इसको B लिख देता हूँ, 2B cos 60 बचेगा. 2B cos 60 है ना. तो B की वैल्यू पुट करो. क्या क्या रखोगे B की वैल्यू? 2B cos 60 में B क्या रखोगे? बताओ क्या रखोगे, जल्दी बताओ. μ0I रखो, सारी वैल्यूज रखो फटाफट. μ0/4π 2I/r. और r की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? 2 है ना. cos 60 कितना हो जाएगा? व्हाट द वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2.
यही बच गया, तुमसे क्यों कट गया, एक काम करो तो आई ओवर ये बचा, इसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, तो हम इसको जे कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल हुआ है 21 को, है टेस्ट 21 को आप लोगों का टेस्ट है, आज 19 हो गई। क्या टेस्ट का कोई डाउट है, क्या टेस्ट का कोई डाउट है आप लोगों को, तो कि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मुझे बता दो टेस्ट का कोई डाउट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कोई डाउट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स टेस्ट वाले पोर्शन में किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है किसी को कोई डाउट, नो सर, ओके। तो चलो फिर आज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट डेरिवेशन रहने वाला है वो रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप के कितने टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, हम एक के लिए निकालेंगे फिर एन का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो लेट्स से कि एक कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, हमने एक सर्कुलर लूप बनाया, अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर फाइंड करना है, हमें मान लेते हैं सेंटर से, इसके सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस, तो लेट्स से इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस इटसेल्फ आर। ठीक है, चलो अब देखो इस पी पॉइंट पे क्या होगा, मैं एक स्मॉल एलिमेंट लिया, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है, एक करंट एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, ऐसे मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर करते, क्लियर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पहले तो ये भी हमें समझना चाहिए, आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। जब मैंने स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया, ठीक है, और डीएल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ट्राई किया, तो क्या आपको लगता है कि पी पॉइंट पर डीएल की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैंने लिख दिया डीवी, क्या लिख दिया डीवी, सही है। अच्छा ये क्या है, इसको मैंने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया, अभी आई नो कि स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल आर की वैल्यू की अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताइए पाइथागोरस से, है ना, ये 90 है ना। अच्छा अब ये जो डीवी है, इसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, मान लेते हैं कि लेट्स से ये कोई एंगल थीटा है, तो इस डीवी के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, डीवी कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डीवी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि अगर मान लो हमने अपर हाफ में एलिमेंट लिया है डीएल, इसी तरीके से हम एक एलिमेंट लोअर हाफ में भी ले सकते हैं, एक डीएल एलिमेंट में यहाँ भी ले सकते हो, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी होगी, बी भी, है ना, अगर ये थीटा है तो उसका भी एक कंपोनेंट होगा डीवी कॉस थीटा, और उसका एक ऊपर कंपोनेंट भी होगा डीवी साइन थीटा, है ना। तो क्या साइन वाले सारे कंपोनेंट्स जो लोअर हाफ ऑफ रिंग की वजह से होंगे और अपर हाफ ऑफ रिंग की वजह से होंगे, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, या वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बचती हुई दिख रही है, वो हमें बी नेट दिख रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू हमें दिख रही है 2 dB cos थीटा, ये दिख रही है ना। चलो अब आगे वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 एज इट इज छोड़ते हैं, 2 dB, dB हमें पता है बायोट सावर्ट्स लॉ से क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू ऑफ एक कॉस थीटा, ये होगा। अच्छा, ये वाला थीटा क्या है? ये वाला थीटा है आई एंड डीएल के बीच में। अब देखो, मतलब डीएल और आर के बीच में बोल सकते हैं। अब ये ना आपको थोड़ा देखने में समझना पड़ेगा कि लेट्स से एक ये कॉइल है इस तरीके से, और ये डीएल डीएल वेक्टर इस कॉइल के ऊपर है यहाँ पर, और ये आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि जो टेंजेंट रेडियस के साथ जो एंगल बना के चलेगी वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे होगा जैसे 2 वी नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो बाहर ही लिखा रहने दो, है ना। 2 को भी हम बाहर लिख सकते हैं, आई को भी हम बाहर लिख सकते हैं, आर भी कांस्टेंट है तो 1/r² को भी बाहर लिख सकते हैं। अंदर बच गया एक तो डीएल और एक कॉस थीटा। अच्छा, इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा ना, मैम, ये पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बच गया, है ना। अच्छा, अब एक काम करो, अब यहाँ पे कॉस थीटा निकालने का ट्राई करते हैं। देखो, ये थीटा है या फिर ये थीटा है ना, तो ये क्या बचेगा? ये बचा 90 माइनस थीटा, सही बात है। जब ये 90 माइनस थीटा बचा तो ये क्या बचा? थीटा, सही बात है। जब ये थीटा बचा तो ये क्या बचा? 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये क्या हुआ? ये थीटा हुआ, है ना। अगर मैं यहाँ से cos थीटा निकालने का ट्राई करता हूँ, तो cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया इस ट्रायंगल में? r, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? स्मॉल r। हो गया नहीं हो गया? तो मैं cos थीटा की वैल्यू कैपिटल R बाय स्मॉल r पुट कर सकता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ? कैपिटल R बाय स्मॉल r इंटू डी एल। ये हो सकता है पक्का। अब एक चीज देखो, ये आर भी कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? म्यू नॉट बाय 2 पाई आई आर ओवर आर, ये बचेगा आई आर ओवर आर क्यूब। अच्छा, अब अंदर बच गया डीएल, जिसका हमें इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज बताओ, डीएल क्या है? लेंथ ऑफ कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल। मैं इसकी लिमिट क्या लगाऊं? 0 से 2 पाई है या कुछ और? क्या लिमिट लगानी है? 0 से 2 पाई आर या फिर 0 से कुछ और? 2 पाई आर या सिर्फ पाई आर? देयर आर टू ऑप्शन। डीएल की जो लेंथ है, लिमिट है, वो या तो 2 पाई आर लग सकती है कंप्लीट रिंग के लिए, या पाई आर लग सकती है। आप बताओ कौन सा सही है? पाई आर क्यों सही है? पाई आर इसलिए सही है क्योंकि हमने उस रिंग को हाफ हाफ में कंसीडर कर दिया है, और मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, है ना, इसीलिए पाई आर सही है। तो मुझे इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से पाई आर। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 2 पाई आई आर ओवर आर क्यूब, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल की लिमिट पाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा, दिख रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई क्या कर लो? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये आर क्या था? ये था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 1/2 था ना, ये तो 3/2 हो जाएगा। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस। एग्जैक्ट फॉर्मूला ही आ गया, समझे। अब इसको ना कई सारे वैरायटी में अगर फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स लिखोगे, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसमें एन का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर।
सही है, एक बार चेक कर लो भाई पूरा डेरिवेशन। ये बोर्ड्स में भी आता है, मेंस में तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, बट डेरिवेशन ये बोर्ड में आता है। चेक करो एक बार। हो गया। अच्छा, अगर मैं इसी को और सेंटर सेंटर के लिए अप्लाई करूं तो सेंटर में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बी का जो फॉर्मूला था, क्या था बी का फॉर्मूला? बी का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला ना, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। एक्स सेंटर पे रखने का मतलब यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये वाला। ठीक है, चलो इसी को डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है सेंटर के लिए। तो सेंटर में अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बी कितना हो जाएगा, बी एट सेंटर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 0, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें अगर आप देखोगे 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, म्यू नॉट आई और R3 और ऊपर आर स्क्वायर, बचेगा 2R, ये बचेगा। अच्छा, आपको पता है सेंटर पे यही वैल्यू होती है, कैसे पता है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने सेंटर पे याद कराया है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I/R, ये तो याद कराया है। पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 टाइम कट गया, क्या यही है म्यू नॉट आई बाय 2R, है ना। सेंटर पे हमने ड्राइव किया होगा, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ लास्ट क्लास में। एट द एक्सिस ऑफ वायर, ये हमने सर्कुलर कॉइल किया होगा ना, तो राइट हैंड समरूट पड़ा, वायर पड़ा, वायर वायर, हमने एक लेक्चर किया होगा सर्कुलर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 15 जून। हाँ, ये हमने क्वेश्चन किए, तो इसका मतलब सर्कुलर रूप को कर चुके हैं आर्क की वजह से। और आर्क में अगर हमने कंप्लीट सर्कल देखा, ये कंप्लीट सर्कल, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I/R। 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो बचेगा म्यू नॉट आई बाय 2R, म्यू नॉट आई बाय 2R, जो हम आज कर रहे हैं। ये म्यू नॉट आई बाय 2R मैच कर गया सेंटर के ऊपर, है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई ग्राफ ड्रॉ करने को बोल दे तो आप कैसे कर सकते हो, ये हो जाएगा सर, ये वैल्यू बी सेंटर है जो मैक्सिमम है ना, यही मैक्सिमम है, कितना है म्यू नॉट आई बाय 2R। क्लियर है, क्योंकि फिर तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ये वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। ये 0 पर है, सेंटर पर है। क्लियर है, नोट कर लो, ये ग्राफ भी बना लो, ये सेंटर वाला केस भी आपके सामने होगा। 21 को आप लोगों का टेस्ट है, मतलब वेडनेसडे आज हो गया, थर्सडे कल है, फ्राइडे को आपका टेस्ट है। बढ़िया, मजे ही मजे, फिर क्या है, फ्राइडे को टेस्ट लो, फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे। ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जैसे क्वेश्चंस का टाइप क्या हो सकता है, तो मानते हैं क्वेश्चन, भाई एक कॉइल है ये, ठीक है, और इसके बाद मान लेते हैं एक और कॉइल है, देयर आर 2 कॉइल्स जो दोनों सामने सामने रखे हुए हैं, और हमसे बोल रहे हैं कि भाई फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ 2 कॉइल्स, है ना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ 2 कॉइल्स।
तो इसमें ना आपको डायरेक्शन का भी सेंस समझना पड़ेगा। इसमें मान लेते हैं करंट ना, यहाँ पर देखो, अब मैं इसको डायरेक्शन सेंस कहते हैं, यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर क्रॉस है। ये डॉट और क्रॉस समझ रहे हो? तो करंट ऐसे बाहर निकल रहा है वहां से और यहाँ से अंदर जा रहा है। ये कॉइल इस तरीके से है ना। सेम यहाँ पर भी डॉट है और यहाँ भी क्रॉस है, और दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। कैसे? यू जा रहा है करंट। ये बैक पोर्शन है जिसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये बैक पोर्शन, इस कॉइल का बैक पोर्शन ये, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है वो दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच में निकालनी है। इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है, ठीक है। और आपको बीच में निकालनी है। बीच की वैल्यू एक काम करते हैं, कुछ क्या दे देते हैं, R√3 देते हैं। ये वैल्यू मान लो R√3 है, ये भी R√3। बताओ क्या होगा? तो सॉल्व करो। आपको इसमें डायरेक्शन सेंस भी होना चाहिए। जैसे ये कॉइल जो थी, अगर मैं इसमें डायरेक्शन सेंस अप्लाई करता हूँ तो करंट इस तरीके से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, है ना। इसी तरफ आ रही है, देखो डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा है ना। डी एक्सिस इस तरफ आ रही है, तो यहाँ भी आपको डायरेक्शन सेंस लगाना पड़ेगा। टू टाइम्स होगी, हाँ बिल्कुल टू टाइम्स होगी। क्यों होगी टू टाइम्स? क्योंकि फर्स्ट कॉइल की वजह से भी इसी तरफ जाएगी, सेकंड कॉइल की वजह से भी इसी तरफ जाएगी। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 प्लस B2 होगी, है ना। जो बी नेट होगी वो B1 प्लस B2 होगी, और दोनों इक्वल है तो 2B हो जाएगी। 2B की वैल्यू कितनी होने वाली है? म्यू नॉट, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लगेगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला बी एट एक्सिस, इसी फॉर्मूले को एज इट इज लिखने हैं हमें मौका, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आ गया। तो ये बेसिकली म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x² प्लस R² की पावर 3/2, ये लगेगा फॉर्मूला। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट आई R² बाय x की वैल्यू कितनी है? R√3, तो ये हो जाएगा R√3 का स्क्वायर प्लस R² की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई R² बाय, उसमें 3R² हो जाएगा, ये प्लस R², 4R² हो जाएगा डायरेक्ट। 4R² की पावर है 3/2, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई R², ये बचेगा 2R⁻3, ये बचेगा। म्यू नॉट आई फिर बचेगा डिवाइड बाय 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8R। देखना जरा, यही सॉल्व सही सॉल्व किया मैं। म्यू नॉट आई बाय 8R। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन मैच कर रहा है? वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इजी है काफी। ऐसे मान लो कि एक कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, और एक और कॉइल है, उसको मान लेते हैं कुछ इस तरीके से।
दोनों का रेडियस आर है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई और रेडियस आर है, ठीक है। और इसमें हमें जो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है वो लेट्स से हमसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसमें ये वैल्यू आर है और ये वैल्यू भी आर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई और इसमें मान लो ऐसे। बताओ मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पर। और बताओ क्या आने वाला है। क्या हम इसमें एक चीज देख सकते हैं, एक कॉइल की वजह से एक्सेस पे इधर जाएगी, दूसरे कॉइल की वजह से ऊपर जाएगी। तो सर यहाँ पर एक बी की डायरेक्शन तो ये होने वाली है और एक बी की डायरेक्शन ये ऊपर की डायरेक्शन में होने वाली है। तो क्या हमें पता है ये दोनों सेम होंगे तो बी रूट टू आने वाला है आंसर। हाँ कि ना, ये तो समझ में आ गया। अब बी रूट टू में एक काम करो, हमें पता है बी नेट जो आएगा वो बी रूट टू आएगा। अब बी कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें रूट टू टाइम्स और लग जाएगा। और एक काम और कर दो, एक्स की वैल्यू आर रख दो, तो ये हो जाएगा 2r² की पावर, ये हो जाएगा। सॉल्व कर दो अभी, कैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 तो 2√2 और r की पावर 3, √2 से √2 कट गया तो म्यू नॉट आई बाय 4r, ये बचेगा। सही है, सही है नहीं है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ये है आपके सामने, इसका नाम है सोलिनोइड, है ना। तो एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं सोलिनोइड। तो सोलिनोइड क्या होता है, सोलिनोइड एक, मतलब ये समझ सकते हो कि बहुत सारी सर्कुलर लूप्स एक जगह पर हमने कलेक्ट कर दी है, ठीक है। एक इस तरीके से मान लो एक ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर की फॉर्म में हमने बहुत सारे वायर्स के लूप को कनेक्ट कर दिया एक जगह पर, ठीक है। सोलिनोइड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर लूप wrapped around a non-conducting cylinder. इट में भी हॉलो इट में भी सॉलिड, फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक सॉलिड या हॉलो सिलेंडर के ऊपर नॉन कंडक्टिंग है, उसके ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स को वुंड कर दिया, वुंड मतलब लपेट दिया है ना। अच्छा तो अब इसमें देखो, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है करंट और ऐसे करके हमने इनको लपेटा है, ये कॉइल्स इस तरीके से लपेटे, तो होगा क्या, एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लो ऐसे जा रहा है तो इधर होगी, ऐसे दूसरे कॉइल की वजह से होगी, ऐसे तीसरे कॉइल की वजह से होगी, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होती चली जाएगी, है ना। द वाइंडिंग ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सॉलिड बी ऑन द एक्सिस। अब टर्न्स शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब देखो इसमें ना, इसके दो तरीके से डेरिवेशन हो सकते हैं। ये जो एक तरीका है ये एक अलग डिफरेंट है, एक दूसरा तरीका है वो डिफरेंट है।
एक सेकंड रुको, मैं दोनों तरीके आपको दिखाऊँ। हाँ भाई, अब देखो इसमें क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। तो क्या किया, एक एलिमेंट लिया। एलिमेंट कैसे लिया कि उसकी लोअर लिमिट तो हमने रखी थीटा 1, कि मान लो वो थीटा 1 से स्टार्ट होता है एलिमेंट, कहाँ तक जाता है, थीटा 2 तक जाता है ना। ये हमने रख दिया थीटा 2, कि भाई थीटा 1 से स्टार्ट होके थीटा 2 तक जाता है वो एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने उसकी एक लिमिट ली। अच्छा, एक एंगल उसका थीटा 1 हो गया, एक एंगल क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। ठीक है, अब वो मैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 की वैल्यू निकाली, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला काम आएगा, डेरिवेशन काम नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो μ0 n I/2 cos थीटा 1 प्लस cos बीटा। और जब हमने cos बीटा को रिड्यूस किया तो हमें पता चलेगा क्या, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये इसका एक्चुअल डेरिवेशन। हम अभी तो हमने बीटा के फॉर्म में लेके चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने बीटा को रिड्यूस किया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0 n I/2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है, इतना समझ में। अब इसमें क्या क्या होगा, कई सारे केसेस होंगे। केसेस कैसे होंगे कि मान लो आपके सामने आ जाए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। जैसे ही इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड आएगा तो थीटा 1 की वैल्यू 180 हो जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। थीटा 1 क्या हो जाएगा, क्या लिखा है थीटा 1 लिखा है 180, तो ये वैल्यू तो 180 हो जाएगी, इनफाइनाइट पे पीछे चली जाएगी, और थीटा 2 0 हो जाएगा। ऐसा होते ही अब इसमें देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनेगा, μ0 n I/2 cos 180 माइनस cos ऑफ 0। तो ये बनेगा μ0 n I/2 cos 180 -1, है ना। थीटा 2 0 है, थीटा 2 0 है ना। ओ, बस एक सेकेंड, ये इसमें क्या होगा, थीटा 1 0 होगा, थीटा 1 0 होगा, और थीटा 2 180 है। भाई थीटा 2 180 होगा, ये यहाँ आएगा, और थीटा 1 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा। कुछ इस तरीके से कहानी बने। जब ये है तो ये 0 मतलब यहाँ इनफाइनाइट, और ये 180 मतलब यहाँ पीछे इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें रखोगे आप ये सारी वैल्यूज, ये cos 0 और ये cos 180। cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस cos 180 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या ये म्यू नॉट एन आई बचेगा, देखो चलो, क्या ये म्यू नॉट एन आई बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है μ0 n I। अगर सेमी इनफाइनाइट है, अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो थीटा 1 है वो हो जाएगा 90, और थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 90 हो जाएगा, और थीटा 1 हो जाएगा आपका 0। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, देखो
एक लेंथ हमें पता है और एक लेंथ हमें नहीं पता, मतलब एक 90 हो गया और एक क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2। आपको डायरेक्टली दो रिजल्ट याद रखने हैं, एक म्यू नॉट एन आई और एक म्यू नॉट एन आई बाय 2। क्लियर? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो पता है। देखो ये यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि फॉर आइडियल सोलिनॉइड एट द मिड पॉइंट, है ना, ये म्यू नॉट एन आई होता है, और अगर एट द एंड्स बात करेंगे तो म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है। मतलब ये इनफाइनाइट के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, फॉर सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनता है, इनफाइनाइट में म्यू नॉट एन आई और सेमी इनफाइनाइट में म्यू नॉट एन आई बाय 2। ये आइडियल सोलिनॉइड, ये रियल सोलिनॉइड। ठीक है, ये एंड कंडीशन शो करता है जहां पर हाफ हो जाती है वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय 2, और ये ऊपर कंडीशन जिसमें म्यू नॉट एन आई पूरी वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन के बाद तो क्या है? ये देखो एक क्वेश्चन ये आपके सामने, बताओ ए बी सी डी बताना, बताओ ए बी सी डी। तो दूसरी साइड से सेमी इनफाइनाइट करा तो एंगल इंटरचेंज नहीं होंगे, होंगे बट वो फिर आपको सेमी इनफाइनाइट करने का सेंस कैसे समझ में आएगा। अभी आप जैसे आप क्या करोगे, सेमी इनफाइनाइट इस तरीके से करोगे ना कि एक एंड यहाँ यहाँ पर बी पॉइंट है, तो एक एंड आपको नहीं पता ये 0 हो गया, एक एंड आपको पता है 90 पर। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ भाई बताओ क्या आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। आंसर नंबर बी। सर कैन यू गिव मी योर नंबर, क्या हो गया भाई मजिंदर, क्या करोगे मेरे नंबर का। A closely wound long solenoid of length 40 सेंटीमीटर, है ना, तो लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना,
8 pi into 10 raised to power -4 टेस्ला। आई की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं? एक, भाई, तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। अब आपको पता है बी कितना होता है सोलेनोइड की वजह से, म्यू नॉट एन आई, ये होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 8 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई की पूरी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -7, है ना। तो म्यू नॉट की कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ये हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू एन। अब हमें एन निकालना है अभी यहाँ से, ऐसे मान के चलो। अब आई कितना होगा? 2। तो आपको पता चल गया पाई से पाई कट गया, 8 से ये 8 कट गया, तो एन आ गया 10 रेज़ टू पावर -4 बाई 10 रेज़ टू पावर -7। ये 10 रेज़ टू पावर 3 आ रहा है, क्या आ रहा है? 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। बट क्या ये आंसर है? आंसर हो सकता है हजार, हजार आंसर है, बट नहीं। इसमें देखो क्या पूछा, फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, मैं आपको बताता हूँ दो चीजें हैं इसमें। एक क्या होता है, एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से। किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हर जगह आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं स्मॉल एन, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल एन बाय, मतलब इसको बोलते हैं स्मॉल एन, है ना। जो होता क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है। और इसको हम कई बार टर्न डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टर्न डेंसिटी, ठीक है सर, इतनी बात समझ में। तो ये हमें टर्न डेंसिटी आ गया, तो टर्न डेंसिटी कितना आ गया? 10,000 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन बाय एल। हमसे क्या पूछा है? एन, तो कितना हो जाएगा? 1000 × एल। अब लेंथ कितना दिया है? लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर्स। 40 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करो, तो आ जाएगा 1000 × 40/100, आ जाएगा। तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स? 400 आ गए। क्या 400 ऑप्शन है? ये क्वेश्चन मैंने इसी इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए कराया था, ये नंबर ऑफ टर्न्स का क्या सिस्टम होता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? इसका जेई के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जेई में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी करते हैं, है ना। जस्ट 1 मिनट तो। चलो एक क्वेश्चन और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये लगी केवी के वाली। ये रहा सवाल, पूरे 7 करोड़ रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताओ भाई, बताओ क्या होगा। सर बी वाले फॉर्मूले में टर्न्स हैं या टर्न डेंसिटी? अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सोलेनोइड ऑफ लेंथ इतना विद इतने टर्न्स, तो मतलब ये तो टर्न्स हो गए, कैपिटल एन है, तो ये इसकी लेंथ हो गई।
और करंट कितना हो गया, आई दिया हुआ है 20/पाई एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सोलेनोइड आइडियल है। क्या होगा इसका, देखो B इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। बताओ क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, यही लगाना है बस, और कुछ नहीं लगाना। ये जेई के क्वेश्चन थे, जेई लेवल को यही आते हैं जेई में, और सब मजाक मत करो। चलो एज इट इज पी वाई क्यूज लेके आते हैं। देखो एक जेई का क्वेश्चन लेके आते हैं। बी ऑप्शन, कुछ नहीं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना, और आपका जो एन है वो हो जाएगा n/l, तो 600/50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 50 इंटू 10⁻⁻², और 20 पाई। अब देखो काटते जाओ, पाई से पाई गया, 4 से कोई नहीं जाएगा, 4 से क्यों जाएगा, ठीक है, 10, 10, 5 से 5 बन जाओ 5, 120, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 120 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 100। अब देख लो, 4 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 4 9.6, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻। अब बस 10⁻⁻ और सॉल्व करनी है, तो -5 तो ये हो गई है ना, और यहाँ कितनी हो गई, यहाँ हो गई 120 इंटू 2 इंटू 4, तो -5 में 2 और कम हो जाएगी, तो -3 बचेगी टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, है इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये जेई में 2021 का 25 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट सब दे दिया मैंने आपको, कब का क्वेश्चन है, पूरा एड्रेस बता दिया। बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर। मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, एक्सिस तो मतलब वही फॉर्मूला लगेगा अभी वाला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 x² प्लस r² की पावर 3/2, ये लगेगा। एट a distance of 0.05 and 0.2 are in the ratio of 8:1, मतलब एक बार आपको x की वैल्यू रखनी है 0.05, एक बार आपको x की वैल्यू रखनी है 0.2, और उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 8:1। कोई बात नहीं, हमें पता है, क्या पता है, म्यू नॉट आई r² बाय 2 0.05 का स्क्वायर प्लस r² की पावर 3/2 डिवाइड बाय म्यू नॉट आई r² बाय 2 0.2 का स्क्वायर प्लस r² की पावर 3/2, और इसकी वैल्यू है 8:1। क्या ये कट गया, क्या ये कट गया, तो आप पाओगे क्या आएगा, 0.2 का स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 विल बी इक्वल्स टू 8। तो 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? 0.2 इंटू 0.2 0.04 प्लस आर स्क्वायर। 0.05 का कितना होता है? 0.0025 प्लस आर स्क्वायर। ये आगे 8 की पावर 2/3 लिख सकते हैं। 8 की पावर 2/3, 2 की पावर 3 इंटू 2/3, क्या 4 बचेगा? 4:1 बचेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04 प्लस आर स्क्वायर। तो 3 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बचेगा 0.03। तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 0.03/3। 3 से ये कितनी बार 100 टाइम्स कट गया। आर स्क्वायर आ गया 10⁻⁻², तो आर आ गया 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 ये रहा। इतना यदि क्वेश्चन जेई में है और ये हर बार आते हैं। सोलेनोइड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। आज के टॉपिक में कोई डाउट है? आज हमने 2 टॉपिक कवर किए। एक हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल, ठीक है, सर्कुलर लूप। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सोलेनोइड। कोई डाउट है तो बताओ। अभी सोलेनोइड वापस आएगा जब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे एक बार और। क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी? नो डाउट। ठीक है, तो टेस्ट की प्रिपरेशन करो, है ना। आज 19 हो गई, परसों आपका टेस्ट है ना। टेस्ट के बाद फिर आपके लिए एक सरप्राइज, है ना। जब तक आप टेस्ट की प्रिपरेशन करो, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं, है ना। सरप्राइज अभी बता दिया जाएगा तो फिर फायदा क्या है ना। पहले टेस्ट दो, टेस्ट की प्रिपरेशन करो। जिसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे उसको सरप्राइज मिलेगा, एक एक चॉकलेट गिफ्ट मिलेगी। चलो बाय बाय, है ना।